किल्क फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों में हूं बॉबी, और आप तमाम देखने और सुनने वालों को सलाम। नाज़रीन ग्रामी, आम तौर पर यह ख्याल किया जाता है कि अमेरिका के पास दुनिया की बेहतरीन फौज है, जिसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अमेरिका अपने दिफा पर सालाना 500 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च करता है। यही वजह है कि दुनिया अमेरिकी फौज को बेहतरीन फौज मानती है। लेकिन बदकिस्मती से इस नंबर 1 फौज का हश्र इराक और अफगानिस्तान में जो हुआ, इसको अमेरिकी और नेटो अफवाज रहती दुनिया तक याद रखेंगे। ये वही अमेरिकी फौज है जिसे इराकी बच्चे ने नाकों चने चबवाए थे। इस 14 साला मुजाहिद की दास्तान सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि किस तरह इस नन्हे मुजाहिद ने तनहा 400 की फौज को तिगनी का नाच नचा दिया। दोस्तों, ये कहानी है 22 जुलाई सन 2003 की, जब अमेरिका की फौज लगभग 3 या फिर 4 जवान अपने पूरे हथियारों और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ इराक के मशहूर शहर यानी मोसल के एक घर में हमला करने के लिए तैयार खड़े थे। हथियारों से लैस अमेरिका की एक ताकतवर फौज इराक के जिस घर पर हमला करने के लिए तैयार खड़ी थी, इस घर में सिर्फ और सिर्फ 4 लोग मौजूद थे, और ये चारों लोग कोई और नहीं बल्कि इस दौर में अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन यानी सद्दाम हुसैन के रिश्तेदार थे। इन 4 लोगों में से जहां एक तरफ 2 लोग तो खुद सद्दाम हुसैन के ही बेटे थे, वहीं उनका एक गार्ड और 14 साल का बच्चा भी मौजूद था, और वो 14 साल का बच्चा कोई और नहीं बल्कि सद्दाम हुसैन का सगा पोता था। अमेरिकी फौज उन चारों को एक लंबे वक्त से तलाश कर रही थी, लेकिन एक खुफिया मकान में छुपे होने की वजह से अमेरिकी फौज चाहकर भी उन चारों को ढूंढने में हमेशा नाकाम रही। लेकिन आखिरकार अपने किसी रिश्तेदार की जासूसी की वजह से अमेरिकी फौजी ये पता लगाने में कामयाब हो गई ये लोग किस जगह पर छुपे हुए हैं। यही वजह थी कि पता लगते ही अमेरिकी फौज ने बगैर कोई गलती किए पूरी ताकत के साथ इस मकाम पर हमला कर दिया, और मकान के अंदर मौजूद उन चारों लोगों ने भी जब अपने सामने इतनी बड़ी और खतरनाक फौज देखी, तो हाथ खड़े करने की बजाय लड़ने का फैसला किया। और ये ऐसी लड़ाई थी जो सदियों तक याद रखी जाएगी, जहां एक तरफ अमेरिकी फौज नए नए खतरनाक हथियारों से लैस थी, तो दूसरी तरफ उन 4 लोगों के पास एक या दो से ज्यादा बंदूकें नहीं थी, और साथ ही साथ अमेरिकी फौज गिनती में भी उन लोगों से लगभग 100 गुना ज्यादा थी। लेकिन इसके बावजूद भी उन 4 शेर जवानों ने हार नहीं मानी, और एक लंबे वक्त तक दोनों तरफ से खतरनाक गोलाबारी होती रही, और आखिरकार एक लंबी झड़प के बाद उन 4 लोगों में से 2 बड़े लोग यानी दोनों सीनियर, जो कि सद्दाम हुसैन के सगे बेटे थे, अपनी जिंदगी गंवा बैठे। और इन दोनों के खत्म हो जाने के बाद अब अमेरिकी फौज से लड़ने की जिम्मेदारी बचे हुए एक गार्ड और 14 साला बच्चे पर आ गई। यानी अब इन दोनों को इस अमेरिकी फौज से मुकाबला करना था। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ ही वक्त गुजरा था कि इन बचे हुए 2 लोगों में से भी इस गार्ड की मौत हो गई, जिसकी वजह से अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक 14 साल का बच्चा ही रह गया था, जो रिश्ते में सद्दाम हुसैन का पोता था। लेकिन ऐसे हालात में अगर कोई भी 14 साल का लड़का होता, तो शायद वो खौफ और डर की वजह से अपनी जान गंवा बैठता। लेकिन सद्दाम हुसैन का ये पोता, कि जैसे आज पूरी दुनिया मुस्तफा हुसैन के नाम से जानती है, ने ऐसी हालत में ऐसा काम किया और ऐसी बहादुरी दिखाई कि जिसकी वजह से वो तारीख में हमेशा हमेशा के लिए मशहूर हो गया। ना सिर्फ मशहूर हो गया बल्कि पूरी दुनिया आज इसको 20वीं सदी के सबसे बहादुर बच्चे के तौर पर जानते हैं। यानी आज के दौर में उसको 20वीं सदी का सबसे बहादुर और सबसे निडर बच्चा माना जाता है, क्योंकि मुस्तफा हुसैन ने अपने तीनों साथियों के खत्म हो जाने के बाद भी इस खतरनाक और बड़ी फौज से कई घंटों तक अकेले मुकाबला जारी रखा, और अमेरिका की इस ताकतवर फौज की लाख कोशिशों के बावजूद भी इसे इस घर में दाखिल नहीं होने दिया। नाजरीन ग्रामी, मुस्तफा हुसैन ने अमेरिकी फौज से कितनी बहादुरी से मुकाबला किया, इस बात का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगा लीजिए कि अमेरिकी फौज को मुस्तफा हुसैन से लड़ते वक्त इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ एक 14 साल के बच्चे से मुकाबला कर रहे हैं।
कि उन्हें ये महसूस हो रहा था कि घर के अंदर अभी भी शायद 4 लोग मौजूद हैं। यही वजह थी कि जब अमरीकियों को ये महसूस हुआ कि अब हम चाहकर भी लगातार उन लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते, तो उन्होंने इस घर को पूरी तरह से उड़ाने का फैसला किया और इस घर के ऊपर से टैंक जरिया से हमला शुरू कर दिया। लिहाजा इन हमलों की वजह से सद्दाम हुसैन का 14 साला पोता मुस्तफा हुसैन भी अपनी जान गंवा बैठा और हमेशा के लिए हमारी इस दुनिया को अलविदा कह गया। लेकिन दोस्तों, इस ऑपरेशन के पूरा होने के बाद जब अमरीकी फौजियों को इस बात का पता लगा कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक 14 साल के बच्चे से मुकाबला कर रहे थे, तो न सिर्फ वो लोग बल्कि इस दौर में पूरी दुनिया के होश उड़ गए थे और दुनिया भर के तमाम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स पर मुस्तफा हुसैन के बारे में चर्चा की जा रही थी। यही वजह थी कि इस दौर में दुनिया वालों ने मुस्तफा हुसैन को 20वीं सदी का सबसे बहादुर बच्चा मान लिया था। सिर्फ आम लोगों ने नहीं बल्कि अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में भी इससे मुताल्लिक आर्टिकल छपा था और रॉबर्ट नाम के एक मशहूर मजमून निगार ने लिखा था कि अगर ये बच्चा हमारे मुल्क में होता तो हम इस बच्चे के पूरे मुल्क में स्टो बनवाते और न सिर्फ स्टो बनाते बल्कि बार बार हर जगह उसको याद भी करते रहते, क्योंकि आने वाले लोगों के लिए ये बहादुरी की एक मिसाल बन चुका है। नाजरीन ग्रामी, अमेरिका की ये दुश्मनी सद्दाम हुसैन के खानदान से ही नहीं थी बल्कि शुरू से ही अमेरिका सद्दाम हुसैन का दुश्मन था। इसलिए उन्हें एक साजिश की मदद से फांसी चढ़ा दिया गया। लेकिन ये बात भी याद रखिए कि जब उनको फांसी दी जा रही थी तो वहां मौजूद अमरीकी फौजी भी ज़ारो क़तार रो रहे थे। एक अमरीकी मुसन्निफ ने सद्दाम हुसैन की जिंदगी के आखिरी दिनों के बारे में लिखा कि जब सद्दाम हुसैन को फांसी देने वाले अहलकारों के सुपुर्द किया जा रहा था तो उनके तमाम मुहाफिजों की आंखों में आंसू थे। अपने एक साथी एडम फोग्रेस का हवाला देते हुए किताब के मुसन्निफ गिलबर्ट बार ने लिखा कि हमने सद्दाम हुसैन को कभी भी नफसियाती मरीज और कातिल के तौर पर नहीं देखा बल्कि हम उसे ग्रैंडफादर के तौर पर देखते थे। सद्दाम अपने आखिरी दिनों में अमरीकी गुलकार मेरे जी ब्रीजर के गाने सुना करते थे और वो अपनी कीमती एक्सरसाइज बाइक, जिसे वो पोनी कहते थे, पर बैठा करते थे। वो मीठा खाने के बहुत शौकीन थे और हर वक्त उन्हें मुनफरिद खाने का दिल करता था। बाज लोग कहते हैं कि आखिरी अयाम में सद्दाम का दूसरों के साथ रवैया बहुत नरम था और उन्होंने ये तासुर नहीं छोड़ा कि वो बहुत जालिम हुक्मरान थे। उन्हें बागबानी का भी बहुत शौक था, इसलिए वो अपने कैद खाने के गिर्द मौजूद बिखरी हुई झाड़ियों को खूबसूरत फूलों के तौर पर लेते थे। सद्दाम हुसैन अपनी खुराक के हवाले से भी बहुत हसास थे। नाश्ते में पहले आमलेट और फिर ताज़ा फल खाते थे, लेकिन अगर आमलेट कहीं से टूट जाता है तो वो उसे खाने से इनकार कर देते थे। एक बार एक अमरीकी सिपाही जो कि सद्दाम की हिफाजत पर मामूर थे, उन्हें अपने भाई की मौत के बारे में बताया तो जवाब में सद्दाम ने कहा कि तुम मुझे आज से अपना भाई समझो। उन्होंने एक दूसरे मुहाफिज से कहा कि अगर मुझे मेरे अपने पैसे को इस्तेमाल करने की इजाजत मिले तो मैं तुम्हारे बेटे की तालीम के अखराजात अदा करने के लिए तैयार हूं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मुहाफिजों की सद्दाम से दोस्ती होती गई। बागडोर कहते हैं कि सिपाहियों की यही कोशिश थी कि सद्दाम हुसैन को खुश किया जाए और जवाब में सद्दाम भी उनके साथ मजाक किया करते थे और माहौल को खुशगवार रखते थे। बहुत से सिपाहियों ने बाद में बागडोर से कहा कि उन्हें इस बात पर पूरा यकीन था कि अगर उनके साथ कुछ बुरा होता तो सद्दाम उनके लिए अपनी जिंदगी की परवाह भी नहीं करते। जब भी सद्दाम हुसैन को वक्त मिलता तो सिपाहियों से पूछते थे कि उनके खानदान की हिफाजत कौन करता है। इस किताब का सबसे हैरान कुन हिस्सा वो है जिसमें बताया गया कि अमेरिका का दुश्मन समझे जाने वाले सद्दाम की मौत पर सिपाही बहुत गमगीन हुए। इन सिपाहियों में शामिल एड मुरव्वत ने बागडोर को बताया कि जब सद्दाम को फांसी दी गई तो हमें लगा कि हमने उसे धोखा दिया है। हम खुद को कातिल तसव्वुर करते थे। हमें लगा जैसे हमने एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया है जो हमारे बहुत करीब था।
جب صدام حسین کو پھانسی دی گئی اور جب ان کی لاش کو باہر لایا گیا تو باہر موجود ہجوم میں شامل لوگوں نے ان پر تھوکنا شروع کر دیا اور انہیں گالیاں دینے لگے، جسے دیکھ کر سپاہی رونے لگے اور اپنی ملازمت چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ جی تو معزز دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ اب سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھے، اللہ نگہبان۔